तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने जो आरपीएससी आरएसएसआई का बैच हमारा चल रहा है उसमें प्राचीन भारत की कला और वास्तु आपके टॉपिक दे रखा है, जो कि अपने भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास या इसे आप कह सकते हो प्राचीन भारत का इतिहास। मतलब इसमें अपने क्या देखेंगे कि जो भी मंदिर या स्तूप जो भी सारी चीजें हैं उनकी जो बनाने का तरीका है, मूर्तियों में क्या विशेषता थी उनके बारे में जानेंगे। और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबसे पहले कि हम जो 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व के बीच की 300 ईस्वी तक की यहाँ पे वास्तुकला, ठीक है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है जो टाइपिंग वाली है, तो इससे संबंधित बातों के बारे में जानेंगे। वास्तुकला और मूर्तिकला में जो भी तकनीकें अपनाई गई है या तरीके अपनाए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अपने कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे अपने देखते हैं कि जो मूर्तियां वगैरह मिली है उनकी क्या विशेषता है, या वहाँ की जो सभ्यता नगरीय है तो सड़कों की क्या विशेषता है। वैसे ही अपने क्या है कि अब भारत के लेवल पे देखेंगे तो जो गांधार, मथुरा और अमरावती कला केंद्रों के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें अपने इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं भारत की कला और वास्तु में। देखो सबसे पहले ना बात आती है मौर्य काल की। देखो मौर्योत्तर काल में क्या है कि सामाजिक समूहों द्वारा कला को संरक्षण दिए जाने के कारण इसका विस्तार भारत और उसके बाहर भी हुआ। मतलब मौर्य काल में इसका संरक्षण हुआ, वहां के राजाओं ने संरक्षण दिया यहाँ के। और मौर्य काल के पश्चात एक परिवर्तन आया कि पत्थर जैसी न टूटने वाली सामग्री को कलात्मक अभिव्यक्ति का आधार बनाया गया। पहले देखो ऐसी चीजों पे काम किया जाता था जो थोड़ी देर रहती थी, बाद में टूट जाती थी। जैसे अपने मान लो कि अपने बालू रेत से कोई चीज बनाते हैं तो वो अपने को उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। अब इस काल में देखो क्या हो कि भारत के कला रूपों और यहाँ के कला रूपों के बीच आदान प्रदान भी हुआ। मतलब बाहर की जो कला शैली है वो यहाँ भी देखने को मिलेगी और यहाँ वाली कुछ बाहर भी गई, ठीक है। अब मौर्य काल में जो भी वास्तुकला है, वास्तुकला और जो मूर्ति कला है ये विकसित अवस्था तक पहुंच गई थी। और अगर हम बात करें, देखो अशोक स्तंभ हमने पढ़े हैं और उस पे जानवरों की जो आकृतियां बनाई गई और खुदाई का काम, जो भी परिपक्व कला रूप का प्रमाण है ये एक तरीके से जो कि अभी तक जीवित है। और मौर्य कला की एक विशेषता थी कि इसमें जो पत्थर पर पॉलिश करके उसे चिकना बनाया जाता था और पत्थर की सतह पर इस प्रकार की शीशे जैसी चमक दूसरे किसी भी काल में देखने को नहीं मिलती। तो ये वाला पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर याद रखनी है। और जानवर की आकृतियों के अलावा यहाँ पे दीदारगंज पटना से यक्षिणी की मूर्ति भी यहाँ पे मिली है जो कला का सुंदर और उत्कृष्ट नमूना है। तो जो यक्षिणी की मूर्ति है वो भी मौर्य काल की है। और जानवर की आकृतियों के अलावा यहाँ पे जो भी सेम वही बात लिखी हुई है, ये वाली रिपीट हो गई, ठीक है। अभी हम क्या कि इन चीजों को डिटेल से जानेंगे, अभी सिर्फ ये ब्रीफ है। और इस शानदार कलाकृति से उस समय की औरतों के बाल संवारने के ढंग, आभूषण, और देखो वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनके रहन सहन का तो पता चलता ही है। देखो कोई भी अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी अपने कुछ बना रहे हैं, जैसे अभी मान लो कि संसद भवन बना है तो ये आगे वाले वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपने किले पड़ते हैं, दुर्ग पड़ते हैं, तो वही चीजें हैं। अब जो भी यहाँ पे खुदाइयां की गई तो मौर्यकालीन बहुत सी मिट्टी की यहाँ पे मूर्तियां मिली है। और ये इस बात का संकेत है कि कला, जो भी कलाकृतियां हैं, इनका निर्माण राजकीय घराने तक सीमित नहीं था बल्कि जनता तक उनकी पहुंच थी। मतलब ऐसा नहीं कि जो राजकीय घराने के लोग ही वहां पे जो अपने लिए जो बनवा रहे हैं मूर्तियां वगैरह, आम जनता भी वहां पे रखती थी ये सारी चीजें। इस कारण जब राजकीय कला का ह्रास हुआ तो नए कला रूप सामने आए, तब भी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण होता रहा। वास्तुकला का संबंध, अब अगर हम बात करें, देखो जब मैगस्थनीज आया था भारत तो उसके वर्णन ने चंद्रगुप्त के लकड़ी के महल की जो संरचना है, ये संरचना लिखा हुआ है, संरचना पाते हैं। और पाटलिपुत्र में जो भी खुदाई हुई है, ठीक है, खुदाई में लकड़ी की दीवारें और खंबे भी यहाँ पे मिले हैं। ये उसकी जो उसने लिखी उसमें बातें लिखी हुई है जो उसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया। और बौद्ध ग्रंथों और फाहियान रेनसांग के वर्णन से भी यह पता चलता है कि मौर्य काल में स्तूपों का भी निर्माण हुआ।
तो मौर्य काल में बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण हुआ और मैक्सिमम जो स्तूप थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि विशेषताएं क्या क्या थी, इसके बाद अपने डिटेल से स्टार्ट करेंगे। 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है। इस अगर संबंध धर्म से था मेनली, मतलब जो भी देवी वगैरह की यहाँ पे मूर्तियां, भगवानों की मूर्तियां देखने को मिलेगी और बुद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी, जैसे बोधि वृक्ष, स्तूप, चरण चिन्ह आदि के रूप में उनकी जो भी पूजा की जाती थी। अन्य धर्मों में भी मूर्ति जो पूजा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा था। जो भी स्तूपों, चैत्यों और विहारों के निर्माण को लोकप्रियता यहाँ पे मिल रही थी। अगर हम बात करें, जो भी कलाकृति है किसी एक धर्म का प्रतिबिंबन नहीं होता, मतलब एक धर्म नहीं, सभी धर्मों में अलग अलग यहाँ पे कलाकृतियां देखने को मिल रही थी। अगर बरहूत और सांची के स्तूपों में केवल बुद्ध के जीवन की झांकी नहीं है, इनकी तरह यक्ष और यक्षिणी, नाग और अन्य लोकप्रिय देवताओं के भी चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जब हम बात करेंगे सांची के स्तूप की, सांची के स्तूप को अपने डिटेल से पढ़ेंगे और इस प्रकार के स्तूपों को सजाने के लिए जो प्राकृतिक दृश्य भी अंकित किए गए हैं, और वस्तुतः ये सेक्युलर कला रूप का एक उदाहरण है। मतलब सेक्युलर किसे कहते हैं, जो सभी धर्मों को बराबर साथ में लेके चलता है। दूसरी संस्कृतियों से आदान प्रदान के कारण इस कला की कलाकृतियों में गैर भारतीय कला की भी छाप मिलती है। गांधार कला की बात करें तो ये उदाहरण है जिसमें आपको बाहर की कला के भी कुछ ऐसे दृश्य मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो वास्तुकला, आर्किटेक्ट जो होता है, इसको क्या दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो रिहायशी या आवासीय और धार्मिक स्मारक। देखो जो रिहायशी या आवासीय होते हैं वो जैसे जितने भी पुराने बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो अपने पढ़ते हैं, बहुत सारे किले, दुर्ग, जो भी उसमें वो सब आएंगे। और धार्मिक स्मारक में मंदिर, स्तूप, जितने भी सारी चीजें हैं वो आएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों मंदिर और बुर्जों के बारे में। उत्खनन में इस काल के मंदिर की संरचना अपर्याप्त का ब्यौरा ही यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इस काल में आरंभिक मंदिर जो भी है वो जड़ियाल तक्षशिला का मंदिर है, नागरी राजस्थान का शंकरशान मंदिर है, पेसनगर का मध्य प्रदेश का भगवती मंदिर और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का बहुकोणीय शिखर वाला मंदिर है। अब देखो जो फाहियान है वो अपने जो भी उसने लेख लिखा या तो वृतांत में पुरुषपुर या पेशावर के बुर्ज का उल्लेख करता है। किसके? पुरुषपुर, पेशावर के बुर्ज। और ये 13 मंजिली भव्य इमारत थी जिसमें लोहे का खंभा लगा था। इस खंभे में एक छतरी भी जुड़ी हुई थी। यह है बुर्ज। ये जो बुर्ज है कनिष्क प्रथम को समर्पित था। तो किसको? कनिष्क प्रथम को। फाहियान ने इसके बारे में लिखा है। और बौद्ध स्तूपों और अन्य धार्मिक इमारतें भी यहाँ पे इस समय में ज्यादा बनी थी। अब स्तूप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवशेषों को मिट्टी में दबाकर सुरक्षित रखने की जो प्रथा है बहुत पुराने समय से चली आ रही थी। और बौद्ध कला ने इस प्रथा को अपनाया, बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनाया। और इस प्रकार के जो स्थल थे उनको ऊपर बनी इमारतों को उन्होंने स्तूप का नाम दिया। और बौद्ध स्त्रोतों के अनुसार जो भी बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर विभिन्न स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसा हम पढ़ते हैं जब भी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था। जब स्तूप में पूजा अर्चना आरंभ हुई और उसका अलंकरण बढ़ा और उनके निर्माण के लिए खास तरह की जो भी वास्तुकला धीरे धीरे विकसित होने लगी। स्तूपों का आकार क्या है? कटोरे और अर्धचंद्राकार गुंबद जैसा, गुंबद लिखा हुआ है, ये अर्धचंद्राकार गुंबद जैसा होता था और ऊपरी हिस्सा समतल होता था जिसे धार्मिक या ईश्वर का आवास स्थल माना जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, और यहीं पर क्या है कि बुद्ध या किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति के अवशेष सोने या चांदी के डिब्बे में भी रखे जाते थे। अब देखो अपने विराटनगर जयपुर है जो बैराट सभ्यता है, उसमें भी ऐसे अवशेष मिले हैं। उसमें भी ऐसे माना जाता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियां वगैरह थी और जिसका निचला हिस्सा स्तूप के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता था। और इस खंबे के ऊपर 3 छतरियां लगी होती थी जो समान, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक मानी जाती थी, जो तीनों छतरियां होती थी। तो ये था स्तूपों के बारे में। अगर हम बात करें बोध गया की, बिहार में है बोध गया और गया से 15 किलोमीटर दूर पर बोध गया है। और बुद्ध ने बोधित्सव की प्राप्ति की थी यहाँ पे बोध गया में। ठीक है। और अशोक ने बोधि जो मंड का निर्माण भी करवाया था, पर आज इस संरचना का कोई भी अवशेष उपलब्ध नहीं है। केवल शुंग काल में, शुंग लिखा हुआ है, कुछ पत्थरों के खंभे प्राप्त हुए हैं। उनकी स्थापत्यगत संरचना के पास खंभों की जो मिलती जुलती है और उनकी जातक कथाएं यहाँ पे चित्रित है। बोध गया, अगर हम बिहार की बात करें
फिर हम बात करेंगे दोस्तों सांची के स्तूप की, जो मध्य प्रदेश में, ये फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सांची का स्तूप सभी ने सुना होगा। ये आपको विदिशा या भिलसा के 14 किलोमीटर दूर पर मिलेगा और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट स्तूप यही है। इसमें क्या है कि 3 स्तूप बने हैं, तीनों स्तूपों के अलग अलग यहाँ पे प्रवेश द्वार हैं। इन पे सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण महीन स्तूप स्तूप लिखा हुआ है जिसका निर्माण अशोक के शासन काल में हुआ, वो है जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो अशोक के समय निर्माण हुआ 250 ईसा पूर्व, वो वाला स्तूप इंपॉर्टेंट है। और 150 ईसा पूर्व शुंग शासन काल में भी इसका आकार 2 गुना कर दिया गया। इसका मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंगें होती थी देखो, जिनका क्या है कि इंप्रूवमेंट किया जाता था कैसे भी कर सके, और अशोक काल को की ईंटों को हटाकर पत्थर लगा दिया गया वहां पे, और इसके चारों ओर वेदिका का भी निर्माण कर दिया गया। मतलब अशोक के समय पत्थर ईंटों का बना हुआ था, बाद में पत्थर लगा दिया गया उस पे। और इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिशा में एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया। दक्षिण द्वार पर स्तंभ स्थापत्यकार एक का व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार ये प्रवेश द्वार राजा शातकर्णी ने धर्मार्थ दान किया था। मतलब जो राजा शातकर्णी हमने पढ़े थे, उनके द्वारा ये दान किया गया था। और इसमें नक्काशी का काम, हाथी दांत का काम आने वाले शिल्पकारों द्वारा किया जाता था। और उत्तरी द्वार इसके चौखटों पर जातक कथाएं भी यहाँ पे अंकित है, कथाएं वगैरह भी यहाँ पे चित्रित की गई है। तो ये देखो क्या है कि सांची के स्तूप के बारे में बताता है कि इस पे सभी चीजें हैं, कथाएं अंकित की गई है, चित्र अंकित किए गए हैं, कितना पुराना है, किसने बनवाया, निर्माण कार्य कौन करता है, पुनः निर्माण कौन करवा रहा है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 4 घटनाएं हमने पढ़ी, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, बोधिसत्व की प्राप्ति, जन्म, जो भी है, और पक्षी और पक्षियों जैसे शेर, हाथी, ऊंट, बैल आदि के चित्र भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सांची के स्तूप के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। इनमें से कुछ जानवरों पर सवार भारी कोट और बूट पहने चित्र भी है। दीवारों पर कमल और अंगूर के गुच्छों के सुंदर चित्रों का भी अलंकरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कमल और अंगूर के गुच्छों के सुंदर चित्रों का अलंकरण भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे सांची के स्तूप पे। इसके अलावा जंगली जानवरों का चित्र इस प्रकार बनाया गया मानो सारा जंगल बुद्ध का उपासक हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें। फिर हम बात करेंगे भारहूत स्तूप। ये भी आपको मिलेगा एमपी में। ठीक है, ये आपको मिलेगा, देखो 21 किलोमीटर दक्षिण में है सतना के। और मुख्य स्तूप का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। जो मेन स्तूप की बात करें तो इस स्तूप के जो प्रमुख अवशेष हैं वो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और अन्य संग्रहालयों में संरक्षित हैं, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात है। ये कितने ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपने। प्रवेश द्वार या तोरण जो लकड़ी का बना होता है, इसमें पत्थर की नक्काशी की जाती थी। और प्रवेश द्वार को छूती हुई एक रेलिंग, इसमें नक्काशी के तौर पर पत्थर लगाए गए। और भारहूत की पत्थर की रेलिंग की जो किनारी भारी पत्थर से निर्मित है। तो जो प्रवेश द्वार का तोरण वगैरह मिला है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेलिंग के जो भी अनुबंध भाग पर यक्ष यक्षिणी और उनके देवताओं का चित्र भी उत्कीर्ण किया गया है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ देवताओं का विवरण भी यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है। और स्तूप रेलिंगों की तरह इसमें भी जातक कथाओं से जुड़े अन्य प्राकृतिक तत्वों का उत्कीर्ण किया गया। तो यहाँ पे भी जातक कथाएं लिखी हुई आपको देखने को मिल जाएगी भारहूत स्तूप में। ये दोनों एमपी में है। अब हम बात करेंगे अमरावती की। ये जो भी 46 किलोमीटर दूर है अमरावती से, और सफेद संगमरमर से बना है। किससे? व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से ये स्तूप बना हुआ है। अब ये वर्तमान में पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इसके नक्काशीदार चौखटे मद्रास और ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। देखो मूल रूप से यह स्तूप नगर प्रमुख और जनता के सहयोग से बनाया गया था। और यह सुंदर स्तूप अपनी गोलाई में 42 मीटर और ऊंचाई में 29 मीटर था। इतना मत याद रखना आप। और वृत्ताकार प्रार्थना पत्र था, मतलब वृत्ताकार इसका स्वरूप था पूरा, ये याद रख लेना, जो कि 10 मीटर ऊंचा और पत्थर से बना हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों, वेदिका खंभों पर माला पहनते हुए देवता, बोधि वृक्ष, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी धर्म चक्र, भगवान बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं, सेम देखो जितने भी स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उन पे जो भी चीजें उत्कीर्ण की गई तो सारी एक दूसरे से मिलती जुलती है। लगभग वही चीजें आपको सभी स्तूपों पे मिलेगी। कमल को अंकित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार की मूर्तियां भी यहाँ पे पाई गई है। आरंभिक चरण में बुद्ध का जो भी प्रतिनिधित्व प्रतीकों के माध्यम से होता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इन प्रतीकों के साथ बुद्ध की
प्रतिमा भी बनने लगी। ठीक है, पहले क्या है कि बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता था, बाद में बुद्ध भगवान बुद्ध की यहाँ पे मूर्तियां भी बननी स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे नागार्जुन कोंडा। अब ये स्तूप उत्तर भारत के स्तूपों को से थोड़ा भिन्न है। यहाँ केंद्र में बाहर की तरफ दो वृत्ताकार दीवारें थी। ठीक है, जो साउथ का है तो अलग हो गया थोड़ा। ये दीवारें साइकिल की स्पोक जैसी दीवारें से जुड़ी थी और बीच का स्थान मिट्टी और छोटे पत्थर या ईंटों के छोटे टुकड़ों से भरा होता था। अगर इस स्तूप की गोलाई की बात करें तो 30 मीटर आएगी और ऊंचाई आपकी 18 मीटर। बाहर की तरफ इसमें गुंबद नक्काशीदार संगमरमर पत्थरों से अलंकृत किया गया था और जो भी गुंबद है इसकी अर्ध गोलाकार छत को चने और गारे के काम से अलंकृत किया गया था। ये चूना है, चूने और गारे के। ठीक है, इस स्तूप के महत्व का कारण इसकी सुंदर रेलिंग है जिस पर बुद्ध के जीवन की संबंधित कथाएं हैं। तो रेलिंग का संबंध आपको पिछले लास्ट में भी आ रहा था। और पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवता बोधिसत्व से प्रार्थना करते हुए ये सारी चीजें यहाँ पे प्रमुख हैं। सफेद हाथी के रूप में गर्भ में बुद्ध का प्रवेश, सागौन से पुष्पित वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नागार्जुन कोंडा से संबंधित सफेद हाथी के रूप में गर्भ में बुद्ध का प्रवेश। ठीक है, ये नागार्जुन कोंडा के स्तूप में मिला है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले देवता बोधिसत्व से प्रार्थना करते हुए सागौन के पुष्पित वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म है। तो ये भी तीनों पॉइंट नागार्जुन कोंडा स्तूप से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों तक्षशिला की। तक्षशिला और उसके आसपास इलाकों में जब खुदाई से कई स्तूप यहाँ पे प्राप्त हुए। सर जॉन मार्शल ने तक्षशिला के चीर तोपे स्तूप का उत्खनन किया। इस स्तूप में देखो जो भी गुंबद है उसका बाहरी हिस्सा पत्थर का बना था और बोधिसत्व के विभिन्न रूपों का अलंकरण किया गया था। मतलब भगवान बुद्ध के बारे में कुल मिला के बात हो रही है। और 1908 में जो भी उत्खनन हुआ तो पेशावर के निकट यहाँ पे शाहजी की डेयरी में भी एक स्तूप था। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में, और स्तूप का निर्माण कनिष्क ने करवाया था और इसका जिक्र फाहियान ने किया है। तो यही बात अपने शुरू में पढ़ी थी। और इसकी जो वास्तुकला है गांधार कला का नमूना है। ठीक है, ये वाला जो मिला है आपका गांधार कला का नमूना है। और जो भी जड़ियल से प्राप्त मतलब पार्थियन शैली में जो बना हुआ है, इसी के पास एक छोटी चांदी का पात्र भी मिला है जिसमें सोना और कुछ हड्डियां भी रखी थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों गुफा वास्तुकला के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा अजंता एलोरा की गुफाएं हमने पढ़ते हैं, वो चीज अलग है। अभी गुफा वास्तुकला में भी सेम बौद्ध और जैन धर्म से दोनों की पूजा अर्चना के लिए चैत्यों और विहारों का निर्माण करते थे। चैत्य एक प्रकार का पूजा कक्ष होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को कि बौद्ध और जैन पूजा अर्चना करने के लिए एक तो चैत्य का निर्माण करते थे और एक करते थे विहारों का निर्माण। अब जो चैत्य होता था वो क्या होता था, एक प्रकार का पूजा कक्ष होता था चैत्य। ठीक है, जिसके केंद्र में एक स्तूप होता था। अब जो चैत्य है इसके केंद्र में एक स्तूप होगा इसके ऊपर, और भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ियों काटकर बनाई गई गुफाओं को विहार कहते थे। तो चैत्यों और विहारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विहार तो रहने का हो गया, ठीक है, भिक्षुकों के रहने का स्थान हो गया, और चैत्य हो गया पूजा का कक्ष। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। इस काल में जो भी अधिकांश चैत्य और विहार है पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बनाए गए थे। और पश्चिमी भारत में जो भी कारले, कोंडन, नासिक, ये जितने भी दे रखे हैं यहाँ अलग अलग जगह स्थित है। इस प्रकार पूर्वी भारत में भी इसी दृष्टि से उदयगिरी उड़ीसा के उल्लेखनीय है। और अगर हम बात करें चैत्य की विशेषताएं, मतलब जो पूजा कक्ष है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये यहाँ पे दी गई है। जो पूजा कक्ष है इसमें एक लंबा आयताकार कक्ष होता था जिसका अंतिम छोर अर्धवृत्ताकार यहाँ पे होता था। और कक्ष के मध्य भाग में एक बहुकोणीय शिखर होता था जो दो तरफा गलियारों में विभाजित होता था। और गलियारे और झरोखे के बीच स्तंभ की दो कतारें थी। और उपासना स्तूप के चारों ओर स्तंभ होते थे जहां पे उपासना की जाती थी। यह मध्य भाग के झरोखे जैसे भाग में केंद्रित होता था। कक्ष की छत थी वो गोलाकार या गुंबदाकार होती है। प्रवेश द्वार प्राय उपासना स्तूप की सीध में होता था, एकदम जो भी उपासना स्तूप है उसकी सीध में मिलेगा। इसके अग्रभाग में घोड़े की नाल के आकार की एक खिड़की भी होती थी जिसे चैत्य खिड़की कहते हैं। तो चैत्य खिड़की का आकार घोड़े की नाल के जैसा पाया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुफा जो वास्तुकला का दूसरा नमूना है विहार या मठ है।
जिसमें जैन और बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जो हमने भी कहा। अभी इन चीजों को डिटेल से पढ़ रहे हैं कि उनकी संरचना कैसी थी विहारों की। पहले चैत्य की जानिए विहार की। इसके केंद्र में जो चहुभुजाकार, ठीक है, एक अंडाकार कक्ष होता था इसमें विहारों के, और कक्ष के सामने खंभों वाला एक आंगन भी मिलेगा, और छोटी चहुभुजाकार कोठरियां भी यहाँ पे मिलेगी। इन कोठरियों और कक्षों के में बेंच लगा होता था जिसका उपयोग भिक्षु किया करते थे, ठीक है। और पश्चिमी भारत में जो भी आरंभिक विहार बेदशा, ये इतनी भी जगह दे रखी है, यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और खारवेल के शासनकाल में जैन भिक्षुकों के लिए उदयगिरी उड़ीसा में और खंडगिरी में विहार खुदवाए गए, ठीक है। हमने देखो, जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो राजा है वो गुफाएं वगैरह का निर्माण करते थे, जगह भी दान करते थे, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। और उदयगिरी की पहाड़ियों में निर्मित जो भी द्विमंजिली जो रानी गुफा है, सभी गुफाओं में सबसे विशाल है। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे आपको मिलेगी? उड़ीसा में। अब हम बात करेंगे दोस्तों मूर्ति कला की कि मूर्ति कला में यहाँ पे क्या डिफरेंस था। गुफाओं के बारे में बात कर ली हमने, स्तूपों के बारे में बात कर ली। गांधार कला केंद्र के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। जो भी गांधार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध नदी के दोनों ओर स्थित है जगह गांधार, फिर ये धीरे धीरे गांधार कहलाने लगा। इसमें पेशावर की घाटी, स्वात, बलेर और बज्जोरा के इलाके शामिल है, और ये वर्तमान में वैसे अफगानिस्तान में है। 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व में ईरान के अकामेदिनों ने यहाँ पे शासन किया, और बाद में यूनानियों, मौर्यों, शक और पल्लवों ने, फिर कुषाणों ने इस क्षेत्र पे अधिकार किया। ये इतिहास की बात है जो हमने प्रीवियस में कर लिया है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। तो इतने सारे जहाँ देखो शासन आएंगे तो सभी अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। तो इस प्रकार जहाँ पे जो आपको कला संस्कृति मिलेगी वो मिश्रित मिलेगी। जैसे अपने राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं तो यहाँ भी मुगल कालीन प्रभाव मिलता है, आमेर के शासकों के साइड या और मारवाड़ के साइड जब हम बात करते हैं। अब उदाहरण के लिए बुद्ध की प्रतिमा में जो भी उत्कीर्ण वस्त्र है वो यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप जीने और पारदर्शी होते थे, और बालों का डिजाइन प्राय घुंघराला बनाया जाता था। तो वहां पे देखो भगवान वही है, भगवान मान लो बुद्ध है, तो उनका वस्त्र वगैरह मतलब अलग चेंज कर दिए, मतलब और तरीके से बनाने लग गए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि गांधार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। मतलब जो गांधार कला को संरक्षित रखा वो या तो शकों ने उस पर फोकस किया मेन, या कुषाणों ने फोकस किया गांधार कला पे। गांधार जो कला थी जलालाबाद, आपके हड्डा, बामरान, बेगराम, तक्षशिला से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और इसको 2 स्कूलों में विभाजित किया गया है। स्कूलों का नाम वैसे स्पेसिफिक नहीं है कोई, आरंभिक और बाद की कला, मतलब प्रारंभ के और बाद में। आरंभिक कला की अगर हम बात करें दोस्तों तो अस्तित्व इनका ईस्वी की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में तक था, और इस काल में जो भी मूर्तियां हैं का निर्माण नीले भरे रंग की परतदार चट्टानों से किया जाता था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नीले भरे रंग की परतदार चट्टानों से यहाँ पे किया जाता था निर्माण मूर्तियों का। अगर हम बात करें बाद की कला के अंदर में तो परतदार चट्टानों के स्थान पर मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ और पलस्तर का उपयोग यहाँ पे किया जाने लगा, और इन मूर्तियों में मनुष्य की जो भी आकृति का जीवंत अंकन हो पाता था। अब इन चित्रों में क्या है कि एकदम ऐसे लगते थे क्योंकि उसमें नयन नक्श एकदम सही तरीके से बने हुए, और गणितीय अनुपात भी होता था। ऐसा नहीं है कि धड़ बड़ा कर दिया या टांगे छोटी कर दी, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम अनुपात में था सब कुछ। और इन मूर्तियों के अतिरिक्त दीवारों पर आपको उभारदार मूर्तियां भी उत्कीर्ण की जाती थी। इनमें अधिकांशतः बुद्ध और बोधिसत्व के जीवन पे, मेन बुद्ध पे ही फोकस थी जितना भी था। तक्षशिला का स्तूप बोधिसत्व की मूर्तियों से सजाया गया है, और ये मूर्तियां पूजा के लिए ताके पे भी रखी गई हैं। शहरी बेलोल स्तूप की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे खंभों के प्रकोष्ठों पर बुद्ध, बोधिसत्व और उनके जीवन से संबंधित यहाँ पे घटनाएं भी उत्कीर्ण की गई है। शाह जी की डेरी में जो स्तूप स्थित है, इसके बगल वाली दीवार में एक कांस्य अस्थि मंजूषा प्राप्त हुई है। इसमें बुद्ध, कुषाण राजा और उड़ता हुआ हंस, ठीक है, जो कि विचारणशील भिक्षुकों का प्रतीक है। ये जो हंस है, उड़ता हुआ हंस, ये चित्रित किया गया है। तो शाह जी की डेरी स्थित स्तूप में।
गंधार कला की कई अन्य विशेषताओं भी थी, जैसे भीमरान में एक सोने की अस्थि मंजूषा, सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है, और जिसमें एक छतरी के भित्ति चित्र भी अंकित किए गए हैं। इस प्रकार हाथी दांत की बनी एक जो पट्टिया बेग्राम से भी प्राप्त हुई है, हाथी दांत की पट्टी बनी हुई। और ये कुछ आप देख सकते हो जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनके चित्र हैं। अब मथुरा कला केंद्र की हम बात करते हैं दोस्तों। मथुरा कला का जन्म 2री शताब्दी ईसा पूर्व से होता है और ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी तक न केवल यह कला एक प्रमुख केंद्र बनी, बल्कि इसकी मांग दूर दूर इलाकों में मतलब भारत से बाहर भी जाने लगी। 400 वर्षों के जीवन काल में इस कला केंद्र ने विविध प्रकार के शिल्प प्रस्तुत किए, 400 वर्षों तक जीवित रही है, जिसमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों की मूर्तियां बनाई गई। इसको अब हमने अलग अलग पढ़ेंगे। अगर मथुरा कला की खास बात की बात करें तो अफगानिस्तान की इसमें जो भी कुषाण काल में राजा और सामंतों की मूर्तियां बनाई गई है। तो अब अपने क्या है कि इसको डिटेल से देखेंगे कि जो भी यहाँ पे इस कला केंद्र की अन्य विशेषताओं में देखो, पवित्र खंभों पर जीवन, जो भी वैसे घुमा फिरा के सेम वही बातें हैं जो अपने पहले पढ़ ली है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो है, ठीक है, अब देखो जो प्रतिमाएं कहाँ पे रखी हुई है स्तूपों में, तो अब प्रतिमाओं के बारे में देखेंगे। अब जो बोधिसत्व और बुद्ध लिखा हुआ है, बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले मथुरा में बनाई गई थी और यही देश के सारे हिस्सों में भेजी गई। उदाहरण के लिए जैसे कनिष्क प्रथम के शासन काल में जो भी सारनाथ में स्तंभ खड़े बोधिसत्व की मूर्ति का मथुरा में ही किया गया, जो निर्माण किया गया है। और बुद्ध की प्रतिमा मुख्यतः 2 मुद्राओं में देखते हैं, एक तो खड़ी मुद्रा में देखते हैं अपने और एक बैठी, ठीक है। तो बुद्ध की प्रतिमा का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ पे किया गया? मथुरा में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हैं, अभय की मुद्रा में बैठे हैं, अभय की मुद्रा में दाहिना हाथ है, हथेली और पैर के नीचे धर्म चक्र और त्रिरत्न के निशान भी यहाँ पे उत्कीर्ण मिल जाएंगे आपको। चुटिया के अतिरिक्त सिर पर पूरी तरह कटा हुआ है, तुरंत घुटा हुआ है, सॉरी, ठीक है। वस्तुतः इस युग की बौद्ध प्रतिमाओं की आम विशेषताएं अगर बात करें तो उजले धब्बे वाले लाल पत्थर से किया गया है, ठीक है, लाल पत्थर से निर्मित की गई है। उस टाइम मूर्तियों का निर्माण गोलाकार हुआ है ताकि चारों तरफ से उन्हें देखा जा सके, ठीक है, राउंड है। और सिर, बाल और चेहरे को दाढ़ी बिल्कुल साफ है। दाहिना हाथ अभय की मुद्रा में है, सेम वही, ललाट पर कोई निशान नहीं है। वस्त्र शरीर से बिल्कुल सटे हुए हैं। आप देखते होंगे जो भी मूर्ति, अभी भी आप गूगल पे जाके देख सकते हो, जो भी वस्त्र है वो पूरे चिपके मिलेंगे और इसका जो झालर है वो बाएं हाथ में रहता है, जो भी मान ले वस्त्र है। फिर बात करेंगे जैन प्रतिमाओं की। देखो, मथुरा ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल होने के साथ साथ जैन धर्म की भी पुण्य भूमि है। यहाँ देखो बहुत से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए जहाँ पे जैन धर्म के अनुयायियों, जैन भिक्षुकों, भिक्षणियों या उनके द्वारा दान, जो भी दान पुण्य का उल्लेख भी मिलता है। ये सारी बातें हैं। फिर दूसरी शताब्दी आती है, उसकी अर्धशती के आसपास एक प्रसाद तोरण में जैन श्रावक उदक शतक कहा गया है, ठीक है। जो भी जैन श्रावक है उसको क्या कहा गया है? उत्तर दशक कहा गया है, सॉरी। और ककाली टीला मथुरा का प्रमुख स्थल है जहाँ जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये याद रखना है अपने को, इसका नाम, ये आपके एग्जाम से दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ककाली टीला, जहां से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और जैन मूर्तियों पे अंकित पत्थर की पट्टियां, आयकपट, इन पर जैन की अन्य निशानियां, जैन स्तूप, इमारतों के टूटे अंश, खंबे, स्तंभ शीर्ष, ठीक है, ये सारी चीजें, रेलिंग वगैरह प्राप्त हुई है यहाँ पे। और जैन तीर्थंकरों के चित्र कुषाण काल के पहले अंकित किए गए थे और कुषाण काल से ही मूर्तियां नियमित रूप से बनने लगी थी। इन पे पार्श्वनाथ जो भगवान है, उन पे सांपों के साथ ऋषभनाथ को कंधे पर जलते बालों के साथ पहचाना जा सकता है। और अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं भी आसानी से नहीं पहचाना। कुछ ऐसी है जो पहचान में नहीं आ रही, बहुत पुरानी होगी या उनकी कंडीशन वर्तमान में सही नहीं है। फिर हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां। ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मथुरा से यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो मथुरा से देखो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं अपने। और इस आरंभिक मूर्ति में जो शिव जी है, लक्ष्मी जी, सूर्य और बलराम के उल्लेखनीय हैं।
और कुषाण काल में कार्तिकेय, विष्णु, सरस्वती, कुबेरनाथ, अन्य देवताओं की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। अब देखो इस काल की जो भी मूर्ति विद्या की ये विशेषता है कि प्रत्येक देवता अलग अलग से पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देवता पहचाने जा सकते हो मूर्तियों में। उदाहरण के लिए शिवलिंग के रूप में पूजे जाते थे। इस काल में चहुमुख लिंग का निर्माण होता था। इसमें एक लिंग के चारों ओर शिव की मुख आकृति यहाँ पे लगी होती थी। और कुषाण काल में जो सूर्य देवता है वो 2 घोड़े से जुते एक रथ पर सवार दिखाए गए हैं। सूर्य देवता को उन्होंने भारी कोट पहन रखा है। इसके अतिरिक्त उनके बदन पर तलवार और जूता भी है और उनके हाथ में तलवार और दूसरे में कमल है। ये चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है सूर्य देवता के बारे में। और बलराम के सिर पर भारी पगड़ी मिली है। सरस्वती जो माता है उनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में पुस्तक लिए बैठी है। उन्हें साधारण वस्त्र पहने हैं और उनके शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं है। उनकी सेवा में भी 2 प्रतिमाएं लगी हुई है। दुर्गा महर्षि मर्दानी के रूप में है। उन्हें भैंस रूपी राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। तो महर्षि मर्दिनी के रूप में जो मिली है दुर्गा माता की मूर्ति, तो वो भी यहाँ पे मथुरा में मिली है, ये आपको याद रखना है। और मथुरा से यक्ष और यक्षिणी की अनेक मूर्तियां भी मिली है। उनका संबंध भी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से, जब यक्ष यक्षिणी की बात आएगी तो तीनों धर्मों से संबंधित रहेगा। अब जो भी शासकों की है सेम वही अलग, जो जहाँ पे उस टाइम जो शासक थे उनकी भी यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं मिली है। जैसे कुषाण राजाओं में कनिष्क, भीम, चास्तन की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। शासकों और राज्य की प्रमुख हस्तियां प्रतिमा बनाने के, उनके रख रखाव का विचार, ठीक है, मध्य एशिया से आया होगा। यह है शासक को देवत्व का दर्जा देने के लिए किया जाता था। वो क्योंकि देखो जो शासक होते थे वो भी प्रतिमाओं का अपना निर्माण करवाते थे। और मध्य एशिया का प्रभाव आपको इन प्रतिमाओं में, मूर्तियों में स्पष्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अमरावती कला केंद्र की। अमरावती जो कला केंद्र है, इस अवधि के दौरान पूर्वी दक्कन में कुषाण और गोदावरी की निचली घाटियों में अमरावती कला केंद्र का विकास हुआ। ठीक है, साउथ की बात कर रहा है। केंद्र को सातवाहन राजाओं, इक्ष्वाकुओं और उनके परिवारों, अधिकारियों, व्यापारियों आदि का संरक्षण प्राप्त था। मतलब जो भी मूर्ति निर्माण कला करते थे उनको संरक्षण प्राप्त था। ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है, प्राप्त होता ही है राजाओं द्वारा। और यह कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। तो अमरावती कला का मेन जो फोकस रहता है वो बौद्ध धर्म पे ही रहता है। और इसके मुख्य केंद्र नागार्जुनकोंडा जो हमने पढ़ लिया पहले, अमरावती, ठीक है, जगेयापाटा। यह कला 150 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक अपनी समृद्धि और चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई थी। और इस कला केंद्र के शिल्पकृत नमूने में रेलिंग, चबूतरे, स्तूप और भी जैसे बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की जगह जगह उभारदार शैलियों में उत्कीर्ण किया गया था। एक मतवाला हाथी जैसे मार्ग में खड़े बुद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये सारी चीजें अमरावती कला केंद्र से संबंधित है। तो ये जो पॉइंट लिखे गए हैं नीचे, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और पुरुष और महिलाएं भयभीत है। पुरुषों ने अपने हाथ उठा रखे हैं और महिलाओं उनसे चिपकी है। बुद्ध हाथी की ओर आराधना और विनम्रता की मुद्रा में बढ़ रहे हैं। हाथी आत्मसमर्पण की मुद्रा में नतमस्तक हो जाता है। मतलब एक स्टोरी बन गई है कि, और ये संपूर्ण घटना पुरुष और महिलाएं झरोखों में, खिड़कियों में देख रहे हैं। तो चित्रों, कहानी को चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। कुल मिला के बात यह है। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो भी शिल्पकार है ये सारी कहानी गोलाकार रूप में उभारदार शैली में उत्कीर्ण करता है। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हो रहा था, वो भी गोलाकार में। मूर्तियां उजले संगमरमर से बनाई गई हैं। उनकी टांगे लंबी और ढांचा छरहरा है। इस कला में शारीरिक सौंदर्य और सांसारिक अभिव्यक्ति भी है और प्राकृतिक दृश्य भी यहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं। केंद्र में मनुष्य ही है और राजा, राजकुमार और राजप्रसादों को भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। अब यहाँ पे 500 वर्षों के अंदर इस अमरावती शैली ने बहुत सारे मतलब परिवर्तन देखे और इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई यहाँ पे। ये कुछ चित्र आप देख सकते हो भगवान बुद्ध से संबंधित। और फिर इसकी विषय वस्तु या जो भी दृष्टि है, मथुरा और अमरावती की कला में कई कई समानता भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ चीजों की अगर हम बात करें तो जैसे मथुरा में कुषाण राजाओं की मूर्तियां बनाई गई। अमरावती में मूर्ति कला में राजाओं और राजकुमारों को अपनी कला का तथ्य तनाया। ठीक है, इसके बावजूद अमरावती इनका अंकन व्यक्तित्व तौर पर नहीं बल्कि कथा कहने के क्रम में हुआ। तो अमरावती में कथा के तौर पर किया गया है।
राजा उदयन और उसकी रानी की कहानी, मतलब डायरेक्ट राजा की जैसे मथुरा में अपने पढ़ रहे थे कि सिर्फ वहां पे राजाओं की मूर्तियां बना रहे हैं स्पेशल स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे गणेश की बना दी। तो अमरावती में क्या कर रहे हैं कि राजा राजाओं की मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्टोरी डाल रहे हैं। वो नजराना कबूल करते हुए राजा को राज दरबार का दृश्य, हाथी, घुड़सवार, पैदल सेना, ठीक है, राजा की शोभा यात्रा और 7 वाहनों को संरक्षण और मंजे हुए शिल्पकारों के कारण अमरावती कला केंद्र प्राचीन भारत के कुछ सर्वोत्तम कला के रूप में प्रस्तुत है। मतलब 7 वाहनों ने इनका अच्छा संरक्षण किया है। तो ये कुछ जो मूर्तियां हैं देख सकते हो आप, स्नान करते हुए, ठीक है, स्नान करते हुए महिलाएं हैं, अमरावती कला में ही है। तो ये आपका जो दोस्तों भारतीय कला और वास्तु का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।